हेलो बच्चों, आज हम न्यू टॉपिक सीखेंगे। वो टॉपिक क्या है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट। देखिए, फाइनेंशियल स्टेटमेंट को फाइनल अकाउंट भी कहा जाता है। तो फाइनल अकाउंट बनता कैसे, इसमें कौन सा आइटम आता है और इसका फॉर्मेट क्या है, ये आज हम जानेंगे और अच्छी तरह से फाइनल अकाउंट बनाना सीखेंगे। तो पहले हम जानेंगे कि फाइनल अकाउंट एक प्रोप्राइटर क्यों बनाता है। तो देखिए बच्चों, फाइनल अकाउंट एक प्रोप्राइटर अपने बिजनेस को अच्छी तरह से समझने के लिए बनाता है कि बिजनेस प्रॉफिट में काम कर रहा है या लॉस में, और बिजनेस का फाइनेंशियल पोजीशन कैसा है ये जानने के लिए फाइनल अकाउंट बनाता है। तो हम जानेंगे कि एक प्रोप्राइटर ये फाइनल अकाउंट बनाने के लिए किस तरह से क्या क्या करता है। तो आप जानते हैं कि कोई भी ट्रांजैक्शन एक प्रोप्राइटर अगर करता है तो वो पहला क्या क्या करता है। तो हम जानेंगे स्टेप बाय स्टेप कि कैसे वो बिजनेस को स्टार्ट करता है और अल्टीमेटली वो फाइनल अकाउंट बनाता है। तो कौन सा स्टेप फाइनल अकाउंट में बनाने के लिए लगता है, ये आज हम जानेंगे। तो आप जानते हैं कि एक प्रोप्राइटर जब कोई ट्रांजैक्शन करता है तो पहले वो क्या करता है, बताइए। देखिए, पहले वो अपना जो ट्रांजैक्शन है उसे रिकॉर्ड करता है। किस फॉर्म में? ऑब्वियसली जर्नल के फॉर्म में। तो पहला जो स्टेप वो शुरुआत करता है अपना बिजनेस का, वो क्या करता है? जर्नल एंट्री करके। ठीक है, जर्नल एंट्री में क्या करता है? वो जो ट्रांजैक्शन है उसे रिकॉर्ड करता है। ठीक है, सेकेंड जो स्टेप है वो सेकेंड स्टेप क्या लेता है? इस ट्रांजैक्शन को, इस जर्नल एंट्रीज को वो पोस्टिंग करता है। किसमें? लेजर अकाउंट में। ठीक है, इसमें पोस्टिंग करता है। ठीक है, जानने के लिए कि कौन सा आइटम का कितना बैलेंस है। और अल्टीमेटली थर्ड जो स्टेप वो लेता है, ये लेजर अकाउंट को जो आइटम निकला है उसे एक स्टेटमेंट में दाखिल करता है, वो है ट्रायल बैलेंस। ठीक है, अब ट्रायल बैलेंस से उसका फोर्थ स्टेप होगा, इस ट्रायल बैलेंस से वो जो आइटम उसे मिलेगा उसे वो ट्रेडिंग अकाउंट में पुटअप करेगा। ठीक है, और ट्रेडिंग अकाउंट क्यों बनेगा? क्योंकि उसे ग्रॉस प्रॉफिट कैलकुलेट करना पड़ता है, उसे निकालना पड़ता है। ठीक है, अब ग्रॉस प्रॉफिट वो निकाल तो लिया, उसे इसके बाद क्या करना चाहिए? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट निकालना चाहिए। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस में वो नेट प्रॉफिट को निकालता है, उसे नेट प्रॉफिट हुआ है या नेट लॉस। और अल्टीमेटली जब उसे निकल जाता है तो सिक्स पॉइंट में वो क्या करता है? लास्ट का बैलेंस शीट बनाता है। ठीक है, इस बैलेंस शीट से उसे पता चलता है कि उसका बिजनेस का फाइनेंशियल पोजीशन कैसा है, कितना लायबिलिटीज है और कितना एसेट्स है। ठीक है, तो देखिए बच्चों, हम जर्नल एंट्री सीख चुके हैं, हम लेजर भी जानते हैं, उसके बाद हम ट्रायल बैलेंस भी सीखे हैं। तो आज जो हम सीखेंगे वो क्या सीखेंगे? ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस एंड बैलेंस शीट बनाना। ठीक है, इसी को कहा जाता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ठीक है, तो पहले हम जानेंगे कि ट्रेडिंग अकाउंट बनाने के लिए कौन सा फॉर्मेट हमें जानना चाहिए। तो चलिए पहले हम फॉर्मेट जानेंगे कि ट्रेडिंग अकाउंट में कौन सा आइटम आएगा। ठीक है, चलिए। ट्रेडिंग अकाउंट for the year ended
इसका फॉर्मेट बना लेते हैं, देख लीजिए कैसा फॉर्मेट बनता है। ये आपका हो गया डेबिट और ये हो गया आपका क्रेडिट। ये पर्टिकुलर, ये आपका हो गया पर्टिकुलर अमाउंट। चलिए हम डायरेक्ट बुक से उतार देते हैं जिससे आपको समझ में आएगा। तो पहला जो हम डेबिट साइड में लिखेंगे वो क्या लिखेंगे, टू ओपनिंग स्टॉक। ठीक है, इसका अमाउंट हम इस तरह लिख देंगे। ओपनिंग स्टॉक मतलब अगला साल का जो स्टॉक बच गया वो ये इस साल का ओपनिंग स्टॉक हो गया। उसके बाद टू परचेजेस, ठीक है, इसको हम अंदर में लिखेंगे क्योंकि एक साल का परचेजेस है, कुछ लेस भी आएगा, लेस भी हम करेंगे, लेस परचेज रिटर्न। ठीक है, और कभी कभी परचेज रिटर्न को रिटर्न आउटवर्ड भी कहा जाता है। ठीक है, इसको हम डिडक्ट करेंगे और अमाउंट बाहर लिख देंगे। ठीक है, उसके बाद जो आइटम आएगा वो क्या आएगा, टू वेजेस। ठीक है, उसके बाद आएगा टू वेजेस एंड सैलरी। ठीक है, उसके बाद जो आइटम आएगा वो आएगा टू कैरेज इनवर्ड। उसके बाद आएगा टू कैरेज ऑन परचेज। उसके बाद आइटम आएगा गैस फ्यूल एंड पावर, इसका अमाउंट लिख देंगे। उसके बाद जो आइटम आएगा वो क्या आएगा, फ्रेट एंड कार्टेज। उसके बाद जो आइटम आएगा टू मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस और प्रोडक्टिव एक्सपेंसेस। ओके, उसके बाद जो आएगा टू फैक्ट्री एक्सपेंसेस। ठीक है, जैसे हो गया आपका फैक्ट्री लाइटिंग, ठीक है, और फैक्ट्री रेंट। ठीक है, उसके बाद आएगा आपका टू डॉक चार्जेस। उसके बाद आएगा टू रॉयल्टी। टू इंपोर्ट ड्यूटी। ठीक है, तो ये डेबिट की तरफ ये सब आइटम आएगा। और क्रेडिट की तरफ क्या लिखेंगे, बाय सेल्स। ठीक है, सॉरी सेल्स, इससे हम क्या करेंगे, सेल्स रिटर्न। ठीक है, ये माइनस करेंगे। कभी कभी सेल्स रिटर्न को बोला जाता है रिटर्न इनवर्ड। ठीक है, तो ये डिडक्ट करके बाहर लिख देंगे। और लास्ट में जो आएगा वो आएगा क्लोजिंग स्टॉक। ठीक है, देखिए ये करने के बाद
अब हम बैलेंस निकालेंगे, ठीक है। बैलेंस इधर भी आ सकता है, इधर भी आ सकता है। तो अगर ये बैलेंस इधर आया, इसका मतलब टू ग्रॉस प्रॉफिट ट्रांसफर टू पी एंड एल अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ये ट्रांसफर हो जाएगा। और अगर इधर आया तो हम क्या करेंगे, बाय लॉस ऑन ग्रॉस प्रॉफिट ट्रांसफर टू पी एंड एल अकाउंट, ठीक है। तो ये बैलेंस हम इधर भी निकाल सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से हम फॉर्मेट बनाएंगे ट्रेडिंग अकाउंट निकालने के लिए, जिसमें हम कैलकुलेट करेंगे, पहला जो कैलकुलेट करेंगे हम ग्रॉस प्रॉफिट। तो ग्रॉस प्रॉफिट निकालने के लिए हम ये फॉर्मेट यूज करेंगे और हम ग्रॉस प्रॉफिट कैलकुलेट करेंगे। कुछ कुछ ऐसा आइटम है, हाँ, तो देखिए ट्रेडिंग अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड, इस तरह से हम फॉर्मेट बनाएंगे और हम ग्रॉस प्रॉफिट को निकालेंगे, ठीक है। तो कुछ कुछ ऐसा आइटम है जो हमें जानना बहुत जरूरी है। जैसे धर लीजिए ये टू परचेज एंड लेस परचेज, इसे क्या कहते हैं? तो देखिए टू परचेज लेस परचेज रिटर्न, इसे हम कहते हैं नेट परचेज, ठीक है। नेट परचेज कैसे हम कैलकुलेट करेंगे? परचेज माइनस परचेज रिटर्न, ठीक है। सेकेंड जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, देखिए सेल और लेस सेल्स रिटर्न, इसे हम क्या कहेंगे? नेट सेल, नेट सेल्स। कैसे कैलकुलेट करेंगे? सेल्स माइनस सेल्स रिटर्न, ठीक है। अच्छा, और एक पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, देखिए कभी कभी हमें यह क्वेश्चन भी दिया जाता है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, तो इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कैसे निकालेंगे? ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक, ठीक है। ये जो डायरेक्ट एक्सपेंसेस है वो क्या है? देखिए डायरेक्ट एक्सपेंसेस आपका हो जा रहा है कैरेज इनवर्ड, ठीक है, गैस एंड फ्यूल, फ्रेट्स एंड कार्टरेज, ये सब डायरेक्ट एक्सपेंसेस हो जा रहा है। और एक बहुत वाइटल पॉइंट है, क्या है? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, और एक तरीका से कैसे निकलेगा? सिंपल, सेल्स माइनस ग्रॉस प्रॉफिट। सेल्स माइनस ग्रॉस प्रॉफिट करेंगे तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड भी निकलेगा, ठीक है। फिफ्थ जो पॉइंट है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, एडजस्टेड परचेजेस। इसे हम कैसे निकालेंगे? देखिए एडजस्टेड परचेज को निकालने के लिए सिंपली क्या करना होगा? नेट परचेजेस प्लस ओपनिंग स्टॉक माइनस क्लोजिंग स्टॉक, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं जो आपको याद कर लेना पड़ेगा अच्छी तरह से, क्योंकि क्वेश्चन में कुछ भी दे सकता है कि आप नेट परचेज निकालिए या एडजस्टेड परचेज निकालिए या कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकालिए, ठीक है। तो चलिए हम प्रॉब्लम लेते हैं और उसे सॉल्व करते हैं। देखिए स्टूडेंट, मैंने एक क्वेश्चन लिया है। क्वेश्चन क्या है? प्रिपेयर अ ट्रेडिंग अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019 और
सब आइटम दिया हुआ है। अब हम क्या करेंगे, सिंपली हम ट्रेडिंग अकाउंट बनाएंगे। ट्रेडिंग अकाउंट फॉर द ईयर ended 31st March 2019। ठीक है, इस तरह से फॉर्मेट हम ड्रॉ कर लेंगे। डियर, शेयर, पर्टिकुलर, अमाउंट। तो पहला जो एंट्री है क्या है, ओपनिंग स्टॉक। ऑब्वियसली हम डेबिट साइड लिखेंगे, टू ओपनिंग स्टॉक। ठीक है, अमाउंट कितना है, 2 लाख, इसको बैठा देंगे। उसके बाद क्या है, परचेजेस, टू परचेजेस। देख लेंगे कहीं परचेज रिटर्न नहीं है, हाँ परचेज रिटर्न, इसका मतलब हम अंदर में लिखेंगे लेस परचेज रिटर्न। कितना दिया हुआ है, 60,000। आपका ये माइनस करके आएगा 0,000,000,049। ठीक है, उसके बाद सेल्स, तो सेल्स किधर लिखेंगे, इधर बाय सेल्स। हम देख लेंगे सेल्स रिटर्न है कि नहीं। देखिए सेल्स रिटर्न दिया हुआ है, तो अंदर में लिखेंगे 25 लाख लेस सेल्स रिटर्न। कितना सेल्स रिटर्न दिया हुआ है, 1 लाख। ये आ गया 24 लाख। उसके बाद है फ्रेट, ये सब एक्सपेंसेस है। ठीक है, 32,500। उसके बाद है वेजेस, 2 वेजेस 1,50,000। उसके बाद है फैक्ट्री लाइटिंग, 2 फैक्ट्री लाइटिंग, ये आपका जा रहा है 54,000। उसके बाद आ रहा है टू गैस, कोल, गैस एंड वाटर, ये आपका अमाउंट आ रहा है 11,000। उसके बाद परचेज रिटर्न हम कर लिए हैं, सेल्स रिटर्न हम कर लिए हैं, कैरेज ऑन परचेज, 2 कैरेज ऑन परचेज, ये सब डेबिट में आएगा क्योंकि सब एक्सपेंसेस है। उसके बाद कैरेज ऑन सेल, देखिए कैरेज ऑन सेल डायरेक्ट एक्सपेंसेस में नहीं आता, वो जब माल बिक्री होगा तब हम कैरेज ऑफ सेल करेंगे, और ये डायरेक्टली इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है तो ये इसमें नहीं आएगा। अच्छा, फैक्ट्री रेंट ये आएगा, 2 रेंट, तो ये हम लिख लेंगे 2,20,000। ऑफिस रेंट, ऑफिस रेंट देखिए ऑफिस रेंट ये नहीं आएगा, ये भी डायरेक्ट एक्सपेंसेस है। ठीक है, सॉरी ये भी ऑफिस रेंट ये भी नहीं आएगा क्योंकि ये इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है। लास्ट क्या बच गया, क्लोजिंग स्टॉक, तो बाय क्लोजिंग स्टॉक, और ये आपका लिख देंगे 3 लाख। ठीक है, अब ये टोटल आपका आ जा रहा है। अब इसका हम बैलेंस कर लेंगे, और भी कोई आइटम नहीं बचा है, तो ये आपका आ जा रहा है 27 लाख।
27 lakhs, और ये जो बैलेंस आएगा ये हम इधर लिखेंगे ग्रॉस प्रॉफिट ट्रांसफर टू P&L अकाउंट। ठीक है, तो अमाउंट कितना आ रहा है? अमाउंट आ रहा है आपका 10,52,500 10,52,500 ये बैलेंस आ रहा है। ठीक है, तो देखिए इस तरह से हम ग्रॉस प्रॉफिट कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, तो चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं और किस तरह से कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कैलकुलेट किया जाता है ये हम सीखेंगे। देखिए बच्चों, मैंने एक प्रॉब्लम लिया है और इसमें हम कैलकुलेट करेंगे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड और क्लोजिंग स्टॉक फ्रॉम दी फॉलोइंग। तो क्या क्या दिया हुआ है? सेल्स दिया हुआ है 5,40,000, सेल्स रिटर्न दिया हुआ है 1 लाख, सेल्स रिटर्न दिया हुआ है 16,000, ग्रॉस प्रॉफिट दिया हुआ है 1,20,000, ओपनिंग स्टॉक दिया हुआ है 20,000, परचेज दिया हुआ है 4 लाख, परचेज रिटर्न दिया हुआ है 4,000 और कैरेज इनवर्ड दिया हुआ है 15,000। तो चलिए हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे और फॉर्मूला के थ्रू से हम इसे सॉल्व करेंगे। तो देखिए कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, पहले हमें कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का फॉर्मूला लिखना पड़ेगा। तो हमने दो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का फॉर्मूला हमने सीखा था। तो पहला कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड क्या है? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, देखिए सेल्स माइनस ग्रॉस प्रॉफिट। ठीक है, और सेकेंड जो फॉर्मूला हम लोग सीखे थे, क्या सीखे थे? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड ओपनिंग स्टॉक प्लस नेट परचेजेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। और दो फॉर्मूला हमने सीखे थे, क्या? पहला नेट परचेजेस, तो नेट परचेजेस क्या है? परचेजेस माइनस परचेजेस रिटर्न, और फोर्थ फॉर्मूला हमने सीखे थे नेट सेल। नेट सेल क्या होता है? सेल्स माइनस सेल्स रिटर्न। ठीक है, अब हम देखेंगे कि कौन सा फॉर्मूला में कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड मेरा निकलेगा। तो देखिए कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड एंड क्लोजिंग स्टॉक, इसका मतलब सेकंड फॉर्मूला में क्लोजिंग स्टॉक दिया हुआ है, तो पहले हमें क्लोजिंग स्टॉक निकालना होगा। तो क्लोजिंग स्टॉक निकालने से पहले ये फॉर्मूला में ये नहीं होगा, इसका मतलब हम पहला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे जिसमें दिया हुआ है सेल्स माइनस ग्रॉस प्रॉफिट। तो पहले हम देख लेंगे कि ये जो सेल्स है ये नेट सेल्स तो नहीं है, फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। पहला फॉर्मूला क्या है? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड नेट सेल माइनस ग्रॉस प्रॉफिट। देखिए हमें पहला नेट सेल कैलकुलेट करना पड़ेगा। नेट सेल का मतलब क्या है? सेल्स माइनस सेल्स रिटर्न। तो देखिए सेल्स माइनस सेल्स रिटर्न हम आगे कैलकुलेट कर लेंगे। सेल्स माइनस सेल्स रिटर्न माइनस आपका ग्रॉस प्रॉफिट। तो देखिए ग्रॉस प्रॉफिट भी दिया हुआ है 1,20,000, तो हम पहले ये कैलकुलेट कर लेते हैं।
524000 माइनस 12, तो ये आपका आ जाएगा 404000। ठीक है, तो ये आ जाएगा आपका कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। ठीक है, तो देखिए ये करने के बाद हम क्लोजिंग स्टॉक निकालने के लिए हम सेकेंड फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड ओपनिंग स्टॉक प्लस नेट परचेजेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। ठीक है, अब देखिए कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकल गया, हम इसे कहां लिख देंगे, इस जगह लिख देंगे ऑब्वियसली। ओपनिंग स्टॉक हमें दिया हुआ है। ठीक है, नेट परचेसेस हम निकालेंगे। देखिए नेट परचेसेस कैसे निकलेगा, परचेज माइनस परचेज रिटर्न, ये फॉर्मूला में पता है। ठीक है, 4 लाख माइनस 4000। ठीक है, और उसके बाद डायरेक्ट एक्सपेंसेस दिया हुआ है 15,000 माइनस क्लोजिंग स्टॉक। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, सिंपल एज इट इज उसी तरह से उतारेंगे। नेट परचेज निकालेंगे। तो ये आपका आ जाएगा 396 प्लस 15,000 माइनस क्लोजिंग स्टॉक। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसको ऐड कर लेंगे। तो ऐड कर लेते हैं 20,000 और ये आपका हो गया 15,000 तो ये आपका जा रहा है 431 माइनस क्लोजिंग स्टॉक। अब हम सिंपली क्या करेंगे, क्लोजिंग स्टॉक इधर लेके आएंगे और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को इधर लेके चले आएंगे। CLO इज क्लोजिंग स्टॉक 431,000 माइनस 404, तो ये आपका आ जाएगा 27,000। तो देखिए बच्चों, मैंने ये प्रॉब्लम इसलिए लिया है क्योंकि इस प्रॉब्लम में जो मैंने फॉर्मूला बताए हैं वो सभी फॉर्मूला है। इसमें किस तरह से कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड हम कैलकुलेट करेंगे, अगर क्लोजिंग स्टॉक नहीं दिया जाएगा तो और क्या फॉर्मूला है उसको अप्लाई करके हम कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कैलकुलेट करेंगे। इसमें नेट परचेस किस तरह से कैलकुलेट करेंगे ये भी बताया हुआ है। इसमें नेट सेल भी किस तरह से कैलकुलेट करेंगे ये भी बताया हुआ है। तो अल्टीमेटली इस प्रॉब्लम से आप सभी फॉर्मूला को यूज करके प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, बच्चों अब हम बात करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। देखिए प्रॉफिट एंड लॉस, जब हम ग्रॉस प्रॉफिट कैलकुलेट कर लेते हैं तो हमें सिंपली प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना पड़ता है। तो जो ग्रॉस प्रॉफिट है उसे हमें ट्रांसफर करना पड़ता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। तो देखिए प्रॉफिट एंड लॉस का फॉर्मेट कैसा है, सिंपल पर्टिकुलर डेबिट एंड क्रेडिट करना पड़ेगा। और जो जो आइटम है मैंने आइटम लिख दिया है क्योंकि बहुत टाइम लग जा रहा है वीडियो बनाने में। तो देखिए डेबिट साइड में क्या क्या आइटम आएगा, जब हम ट्रेडिंग अकाउंट बना लेंगे तो सिंपली अगर ट्रेडिंग अकाउंट में लॉस होगा तो हम क्या करेंगे, डेबिट की तरफ आएगा और हम लिखेंगे टू ग्रॉस लॉस BD ट्रांसफर फ्रॉम ट्रेडिंग अकाउंट। अगर ये प्रॉफिट होता है तो हम सिंपली क्या करेंगे, हम क्रेडिट के साइड में लिखेंगे बाय ग्रॉस प्रॉफिट। तो पहले आपको जान लेना पड़ेगा कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एक नॉमिनल रूल पे चलता है। नॉमिनल रूल क्या बता रहा है,
कि डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड क्रेडिट ऑल इनकम्स। तो सिंपल क्या करना है कि जो डेबिट में जो आइटम होगा वो सब एक्सपेंसेस वाला आइटम होगा और क्रेडिट वाला जो आइटम होगा वो सब इनकम वाला आइटम होगा। तो पहले हम जान लेंगे कि डेबिट में कौन सा आइटम हम लिखेंगे। देखिए सिंपल लॉजिक है, जब आप कोई मैन्युफैक्चर कर ले रहे हैं, जब माल बना ले रहे हैं, तो उसे बिक्री करने के लिए आपको एक ऑफिस लेना पड़ेगा, उसमें आपको स्टाफ रखना पड़ेगा और उसका बहुत सारा खर्चा है वो आपको कैरी करना पड़ेगा। ठीक है, तो सिंपल लॉजिक है कि जब हम ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं तो सिंपल आप समझ लीजिए कि फैक्ट्री में जब माल बनता है उस समय जो खर्चा होगा वो हम उसे हम डायरेक्ट एक्सपेंसेस कहेंगे, और माल फैक्ट्री से बन जाने के बाद जब वो मार्केट में आता है और उसको बिक्री करने के लिए जो सब एक्सपेंसेस या इनकम हम रिसीव करते हैं वो सब हम इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में कैलकुलेट करेंगे, उसी को हम पीएल अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं। तो देखिए ग्रॉस प्रॉफिट अगर लॉस हुआ तो हम इसे डेबिट में कर देंगे और इनकम हुआ तो हम क्रेडिट में लिखेंगे। सिंपल सैलरी हमको देना पड़ता है तो सैलरी क्या हो गया, एक बिजनेस एंटिटी के थ्रू से वो एक्सपेंसेस हुआ तो हम क्या लिखेंगे, सैलरी हम डेबिट में लिखेंगे। सैलरी वेजेस सेम है, रेंट हमें देना पड़ता है वो भी एक्सपेंसेस है। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, हमें कुछ प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी खर्चा करना पड़ता है पेन खाता के लिए, उसके लिए वो भी एक्सपेंसेस है। फिर पोस्टेज है, लाइटिंग है, इंश्योरेंस प्रीमियम हमें देना पड़ता है, लीगल चार्ज देना पड़ता है, ऑडिट फीस देना पड़ता है, ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस करना पड़ता है, बिजनेस के लिए एस्टेब्लिशमेंट कुछ खर्चा सेटअप करने के लिए लगता है। कैरेज आउटवर्ड, इसका मतलब फैक्ट्री से जो माल हम लेके आ रहे हैं तुम्हारा आपका ऑफिस में दुकान में, उसके लिए भी खर्चा करना पड़ता है। माल बिक्री करने के लिए एडवर्टाइजिंग करना पड़ता है, हमें कुछ कमीशन देना पड़ता है और कुछ पैसा हमारा बैड डेब्ट भी हो जाता है जो हमें मिलता नहीं, वो भी तो एक एक्सपेंसेस है तो हम उसे डेबिट साइड में लिखेंगे। पैकेजिंग चार्ज, माल को पैकेजिंग चार्ज करना पड़ता है तो वो भी मेरा एक्सपेंसेस है। डिस्काउंट अलाउ करना पड़ता है, कस्टमर को छोड़ना पड़ता है, वो भी एक्सपेंसेस है। डिप्रिसिएशन हो जाता है माल, जैसे कोई कुछ खरीदे हैं, धर लीजिए कोई गाड़ी खरीदे बिजनेस के लिए, बिजनेस पर्पस के लिए, और वो कुछ सालों बाद उसका वैल्यू गिर गया तो वो एक डिप्रिसिएशन हो गया तो वो भी मेरा एक्सपेंसेस है। डोनेशन एंड चैरिटी, बिजनेस करते हैं तो कुछ डोनेशन चैरिटी वो एक्सपेंसेस है। तो अल्टीमेटली क्या हो गया, लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट्स, धर लीजिए पुराना फर्नीचर हम बिक्री कर दिए तो वो भी एक्सपेंसेस है। तो सिंपल क्या है कि जितना सारा एक्सपेंसेस है हम डेबिट की तरफ लिखेंगे और जितना सारा इनकम है, जैसे देख लीजिए रेंट रिसीव, धर लीजिए मेरा बिल्डिंग है और मुझे किसी ने रेंट दिया, वो मेरा इनकम है। डिस्काउंट रिसीव, माल जब परचेस किए थे तो उसमें डिस्काउंट मिला था तो वो मेरा रिसीव है। कमीशन रिसीव, कमीशन कुछ मिल सकता है, या इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट मैंने कर दिया उससे कुछ पैसा आ गया, डिविडेंड मुझे मिला। प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसेट्स, एसेट्स बिक्री कर दिया उसमें कुछ प्रॉफिट आया। तो जितना सारा प्रॉफिट है हम क्या करेंगे, उसे डेबिट की साइड में लिखेंगे और जितना सारा एक्सपेंसेस है वो हम क्रेडिट साइड में, सॉरी डेबिट साइड में लिखेंगे और जितना सारा इनकम है वो हम क्रेडिट साइड में लिखेंगे। अल्टीमेटली जब इसका बैलेंस बनाएंगे तो हो सकता है कि इधर आपका जो बैलेंस निकले वो नेट लॉस हो और इधर जो बैलेंस आपका निकलेगा वो नेट प्रॉफिट होगा। और सिंपली हम क्या करेंगे, इस नेट प्रॉफिट को हम बैलेंस शीट में ट्रांसफर कर देंगे, कैपिटल अकाउंट के साथ अटैच करेंगे इसे। ठीक है, तो चलिए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं और देखते हैं कि किस तरह से कौन सा आइटम डेबिट साइड और कौन सा आइटम क्रेडिट साइड जाएगा। बच्चों मैंने एक प्रॉब्लम लिया है, प्रॉब्लम क्या है, फ्रॉम द फॉलोइंग प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ठीक है, तो देखिए क्या क्या आइटम दिया हुआ है, ग्रॉस प्रॉफिट दिया हुआ है, ट्रेडिंग एक्सपेंसेस दिया हुआ है, कैरेज ऑन सेल्स दिया हुआ है, ऑफिस सेल्स दिया हुआ है, पोस्टेज, ऑफिस रेंट, लीगल चार्जेस, ऑडिट फीस, डोनेशंस, सन्ड्री एक्सपेंसेस, सेलिंग एक्सपेंसेस, डिस्काउंट अलाउड, लाइटिंग, कमीशन रिसीव, बैड डेट, डिस्काउंट, क्रेडिट दिया हुआ है, इंटरेस्ट ऑन लोन, स्टेबल एक्सपेंसेस, एक्सपोर्ट ड्यूटी, मिसलेनियस इनकम, अनप्रोडक्टिव एक्सपेंसेस और ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस। तो चलिए हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाएंगे। तो हम सिंपली क्या करेंगे,
प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड, ठीक है। DRCR particulars अमाउंट। तो पहला जो काम है वो हम क्या करेंगे, हम पहला जो काम करेंगे हम ग्रॉस प्रॉफिट को लिखेंगे। देखिए ग्रॉस प्रॉफिट दिया हुआ है, ग्रॉस प्रॉफिट दिया हुआ है, ग्रॉस लॉस नहीं दिया हुआ है। अगर ग्रॉस लॉस दिया रहता तो हम डेबिट साइड लिखते हैं, मगर ग्रॉस प्रॉफिट दिया हुआ इसका मतलब हमें क्रेडिट साइड लिखना होगा। क्या लिखेंगे, बाय ग्रॉस प्रॉफिट लिखना पड़ेगा ट्रांसफर फ्रॉम ट्रेडिंग अकाउंट और हम अमाउंट बैठा देंगे। ओके, उसके बाद दिया हुआ है ट्रेडिंग एक्सपेंस। तो मैंने क्या कहा था कि अकॉर्डिंग टू नॉमिनल रूल जितना सारा जो डेबिट में आएगा वो सब एक्सपेंसेस होगा, और जो आइटम क्रेडिट में आएगा इनकम्स वो हम क्रेडिट में लिखेंगे। तो अकॉर्डिंग टू नॉमिनल रूल हम फॉलो करेंगे। देखिए ट्रेडिंग एक्सपेंसेस तो हम क्या लिखेंगे, टू ट्रेडिंग एक्सपेंसेस अमाउंट बैठाएंगे, ठीक है। कैरेज ऑन सेल्स दिया हुआ है टू अमाउंट बैठा देंगे, ये सब एक्सपेंसेस है। ऑफिस सैलरी ये भी बैठाएंगे हम, ठीक है, 79,000। उसके बाद पोस्टेज है टू पोस्टेज 3600। उसके बाद है ऑफिस रेंट टू ऑफिस रेंट 37,500। उसके बाद हम लीगल चार्जेस टू लीगल चार्जेस 2000। उसके बाद टू ऑडिट फीस, आपका ये ऑडिट फीस है 8000। उसके बाद डोनेशन टू डोनेशन, हम डोनेट कर रहे हैं इसका मतलब एक्सपेंसेस है। उसके बाद सन्ड्री एक्सपेंसेस, ठीक है, सन्ड्री एक्सपेंसेस 1800। फिर सेलिंग एक्सपेंसेस, हम सेल कर रहे हैं माल, उसके लिए कुछ खर्चा हो रहा है 26,600। उसके बाद हम डिस्काउंट अलाउ कर रहे हैं, ठीक है, डिस्काउंट अलाउड मतलब एक्सपेंसेस हो रहा है, ठीक है। उसके बाद लाइटिंग का खर्चा, लाइटिंग एक्सपेंसेस हो रहा है, इलेक्ट्रिक बिल इसके लिए। फिर कमीशन रिसीव कर रहे हैं, तो देखिए ये कमीशन रिसीव इनकम हो रहा है, तो हम क्या लिखेंगे, क्रेडिट में लिखेंगे अकॉर्डिंग टू नॉमिनल रूल। अकॉर्डिंग टू नॉमिनल क्या कर रहा है कि ऑल एक्सपेंसेस आर डेबिट एंड ऑल इनकम आर क्रेडिट, तो सिंपल बाय कमीशन रिसीव लिख देंगे, अमाउंट बैठा देंगे। बैड डेट, देखिए बैड डेट का मतलब हुआ कि पैसा आपको नहीं मिला, पैसा आपको नहीं मिला, बैड डेट हो गया, ये भी आपका एक्सपेंसेस है, ठीक है। डिस्काउंट सीआर क्रेडिट में दिया हुआ, इसका मतलब डिस्काउंट रिसीव बाय डिस्काउंट, अमाउंट बैठा देंगे 3000, ठीक है। उसके बाद इंटरेस्ट ऑन लोन, लोन लिया इसको इंटरेस्ट हमको देना पड़ रहा है, ठीक है। तो ये आपका हो गया 11,000।
स्टेबल एक्सपेंसेस, ये सिंपली एक एक्सपेंसेस है, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा 7000। उसके बाद एक्सपोर्ट ड्यूटी, देखिए इंपोर्ट और एक्सपोर्ट ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एक्सपोर्ट इंपोर्ट मतलब आप बाहर से परचेस कर रहे हैं, एक्सपोर्ट मतलब एक्सपोर्ट दे रहे हैं, तो ये भी आपका एक खर्चा है, ड्यूटी आप पे कर रहे हैं। मिसलेनियस इनकम, सिंपल इनकम इधर जाएगा बाय मिसलेनियस इनकम, ये आपका आ जाएगा 2500। उसके बाद अनप्रोडक्टिव एक्सपेंसेस, सिंपल एक्सपेंसेस है तो इसे इधर लिख दीजिए अनप्रोडक्टिव, तो ये आपको लिखना पड़ेगा 20,500। और अल्टीमेटली ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस, तो ये आपका आ जाएगा 12,500, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, सब आइटम लिख लेने के बाद हमें देखना पड़ेगा कि प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट हो रहा है या नेट लॉस, तो हम कैलकुलेट करेंगे। हम तो हम क्रेडिट साइड देखने पा रहे हैं अमाउंट ज्यादा है, इसका मतलब ये नेट प्रॉफिट होगा। तो अमाउंट क्या है, सिंपल अमाउंट देख ले रहे हैं 1062 200 1062 और ये आ जा रहा है टू नेट प्रॉफिट ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट, ये आपका आ जा रहा है 75150,800, ठीक है, ठीक है। तो देखिए इस तरह से हम प्रॉफिट एंड लॉस कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। लास्ट जो है बैलेंस शीट, बैलेंस शीट कैसे बनाते हैं वो हम जानेंगे। बच्चों प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट करने के बाद अब हम बैलेंस शीट सीखेंगे कि बैलेंस शीट कैसे किया जाता है और बैलेंस शीट में क्या क्या आइटम आता है। तो देखिए मैंने पहले से ही बना के रखा हुआ है बैलेंस शीट एज एट, ठीक है। लायबिलिटी साइड में क्या क्या आइटम आएगा और एसेट साइड में क्या क्या आएगा। देखिए सिंपल क्या करेंगे हम, लायबिलिटी साइड में कैपिटल आएगा, क्योंकि बिजनेस में जब कोई बिजनेस शुरू करता है तो वो कैपिटल लगाता है, तो कैपिटल एक्चुअली लायबिलिटीज है, ठीक है। और जो प्रॉफिट बिजनेस में अर्न हुआ है प्रॉफिट एंड लॉस से, वो हम क्या करेंगे कैपिटल के साथ ऐड करेंगे और हम लेस करेंगे ड्राइंग। ड्राइंग का मतलब हो सकता है कि बिजनेस से हम कुछ पैसा पर्सनल यूज के लिए उठा लिए हैं, तो हम क्या करेंगे उसे हम लेस कर देंगे और लेस करके हम अमाउंट लिख देंगे। उसके बाद बच्चों बैंक ओवरड्राफ्ट का मतलब क्या है कि जब आपके अकाउंट में अमाउंट नहीं रहता है तो बैंक आपको एक्स्ट्रा अमाउंट देता है खर्चा करने के लिए और उसके बिहाफ में कुछ इंटरेस्ट वो काटता है। इसका मतलब क्या है, उसे हम बैंक ओवरड्राफ्ट कहते हैं, ठीक है। तो बैंक ओवरड्राफ्ट एक तरह का लायबिलिटीज है, हमें बाद में पे कर देना होगा। बिल्स पेबल, कुछ पैसा ऐसा है जो हमें पे करना होगा। सैंडी क्रेडिटर, इसका मतलब क्या है कि कुछ क्रेडिटर है उसे, जैसे बिजनेस कर रहे हैं तो कुछ हम धार में पड़ गए हैं तो वो उसे हम सैलरी क्रेडिटर कहते हैं। उसके बाद आउटस्टैंडिंग सैलरी, सैलरी मिला हुआ है एडवांस में, उसके लिए हमें काम करना पड़ेगा, इसलिए वो एक लायबिलिटीज है, इसलिए वो आउटस्टैंडिंग सैलरी है। और अनअर्न्ड इनकम का मतलब होता है जो इनकम हमने अर्न नहीं किया मगर मुझे पहले से ही मिल गया है, इसका मतलब क्या है कि ये भी हमें सर्विस देना पड़ेगा और इसे हम अर्न इनकम कहते हैं और ये लायबिलिटी साइड में आता है। उसी तरह से एसेट्स, एसेट तो आप जानते हैं कि जो अमाउंट आपके पास है उसे हम एसेट्स कहेंगे, जैसे कैश इन हैंड, ठीक है, कैश एट बैंक, आपके अमाउंट में कितना पैसा है। बिल्स रिसीवेबल, किसी से पैसा पाइएगा। सन्डी डेटर, बहुत सारे डेटर्स हैं जो आपको पैसा देगा। क्लोजिंग स्टॉक, लास्ट में बिजनेस एंड होने के बाद कितना सारा अमाउंट आपके पास बच जाता है उसे हम क्लोजिंग स्टॉक कहते हैं।
उसके बाद प्रीपेड एक्सपेंसेस। प्रीपेड एक्सपेंसेस होता है कि पहले से ही आप एक्सपेंस करके रखे हुए हैं प्रीपेड, तो वो आपका एडवांस है, तो उसे हम प्रीपेड एक्सपेंसेस कहते हैं। एक्वायर्ड इनकम मतलब आउटस्टैंडिंग इनकम, ठीक है। और आपका कुछ फर्नीचर है या प्लांट मशीनरी है या लैंड एंड बिल्डिंग, ये इसको आप सोल्ड करेंगे तो आपको कैपिटल मिलेगा, तो इसे हम एसेट्स कहते हैं। और गुडविल, आपका गुडविल का मतलब होता है जो आपने बिजनेस में अपना पहचान बनाया है, उसका भी एक ट्रेडमार्क है, उसे हम गुडविल कहते हैं। और शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट, छोटा छोटा इन्वेस्टमेंट हमने करके रखा हुआ, इसे हम एसेट्स कहते हैं। तो इस तरह से हम बैलेंस शीट अल्टीमेटली बनाएंगे। तो चलिए एक प्रॉब्लम लेकर बैलेंस शीट बनाते हैं और इसे अच्छी तरह से समझते हैं। बच्चों, मैंने एक बैलेंस शीट लिया है। बैलेंस शीट में बता रहा है फ्रॉम द फॉलोइंग बैलेंस शीट ऑफ राम प्रिपेयर अ बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च। तो चलिए हम बैलेंस शीट बनाते हैं। बैलेंस शीट एज ऑन 31 2017। liabilities, assets, amount। तो पहले हम देखेंगे प्लांट एंड मशीनरी, ये क्या है, क्या एसेट्स है, तो जो सब एसेट्स है एसेट की तरफ लिख देंगे। प्लांट एंड मशीनरी ये एसेट्स है 80,000। लैंड एंड बिल्डिंग ये भी एसेट्स है, आपका 6,000। फर्नीचर ये भी एक एसेट्स है 1,50,000। अच्छा, कैश इन हैंड ये भी एक एसेट्स है 20,000। उसके बाद आपका आ जा रहा बैंक ओवरड्राफ्ट, ये एक लायबिलिटीज है 1,80,000। उसके बाद आपका डेटर एसेट्स होता है, अमाउंट है 3,20,000। क्रेडिटर ये एक लायबिलिटीज है 2,24,000। बिल्स रिसीवेबल ये एक एसेट्स है 1 लाख। बिल्स पेबल ये एक लायबिलिटीज है। क्लोजिंग स्टॉक एसेट्स है। इन्वेस्टमेंट ये भी एसेट्स है। शॉर्ट टर्म कैपिटल इनर कॉलम में लिखेंगे 15 lakhs। एड नेट प्रॉफिट 6,20,000। लेस नेट ड्राइंग आपको दिया हुआ है 1,30,000। ये आपका आ जा रहा है 199। ठीक है, तो अल्टीमेटली हो गया। अब हम दोनों तरफ बैलेंस मिला देंगे और बैलेंस आपका आ जाए 4,247। ठीक है।
इस तरह दोनों तरफ बैलेंस शीट आपका मिल जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हम बैलेंस शीट कैलकुलेट करेंगे, बैलेंस शीट निकालेंगे और फाइनेंशियल पोजीशन एक प्रॉपर्टी का समझेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना भूलिएगा मत। थैंक यू।